और आजकल भारत में रेड लाइट एरिया छोड़ दीजिए, घर घर में प्रोस्टिट्यूशन हो गई। घर घर में बच्चों से काम धंधा कराया जाता है। अभी भी उस दिन भी मुझे कल या परसों एक बच्ची ने वीडियो भेजा अपना, उसकी माँ उससे धंधा कराती है, उसकी खुद की माँ तो दारू पिलाती है, कस्टमर्स बुलाती है। आज हम आपको कुकू एफएम पर एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जो किसी सुपर वुमन से कम नहीं। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से अपना जीवन एक ऐसे कॉज पर लगाने का फैसला किया जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सपने में भी नहीं सोचते। नमस्ते पल्लवी जी, कुकू एफएम पर आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए, आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट बनने की कॉलिंग कब और कहां से आई? सच बताओ तो कॉलिंग तो नहीं बोल सकती, पर जब मैं 12 साल की थी तो मैं पश्चिम बंगाल आई थी, कोलकाता आई थी घूमने के लिए। मेरे कजिन की शादी थी, तो उनके घर में जो खाना बनाने वाली दीदी थी वो खाना बनाती थी और मैं बहुत बातें करती थी। मतलब वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ। तो वो मुझे बोली कि तुम 1 महीने की छुट्टी के लिए आई हो, तुमने कोलकाता में तो सब कुछ देख ही लिया है, तुम गाँव जाओगी क्या मेरे? तो वो दक्षिण 24 परगना में एक जगह है, लक्कीकांतपुर करके, तो वो मुझे ले गई। तो 5 दिन के लिए, 5 से 7 दिन के लिए गई थी। तीसरे दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। गाँव में बच्चे मुझे बहुत बातें करते थे, पसंद करते थे, क्योंकि मैं बहुत बातें भी करती थी बच्चों से। चौथे दिन में एक आदमी लुंगी पहने हुए थे और गले में गमछा मतलब गमछा लेके बहुत चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि उनकी बेटी गायब है। वो बार-बार आ रहे थे, बार-बार मुझे पूछ रहे थे, बार-बार बोल रहे थे मेरी बेटी गायब है, मेरी बेटी गायब है। अब आप सोचिए, अगर आप कभी भी किसी गुमशुदा के बारे में सुनते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी। इतना हाइट है, इतना कद है, चप्पल मिसिंग है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी क्या, मैं खुद 12 साल की थी, मुझे भी क्या फ़र्क पड़ेगा? वो बार-बार मेरे पास ही आ रहे थे। दोपहर हो गया, शाम को फिर वो आए, आके मुझे बोलने लगे कि अगर तुम्हारे पिताजी तुमको ऐसे ढूँढते तो तुमको कैसा लगता? मतलब पता नहीं वो बात क्यों मुझे खटकी, क्योंकि मेरे फादर अलग कानपुर में रहते थे, ज़्यादातर हमारे साथ नहीं रहते थे, काम की वज़ह से। तो मेरे दिमाग में वो बात पता नहीं गड़ गई। मैंने उनको बोला, "आपने क्या किया?" बोल रहे हैं, "मैं थाने गया था, थाने में भी वो लोग बोल रहे हैं, ढूँढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है।" मेरे दिमाग में सिर्फ़ यही था, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, लेकिन मैं असम के एक बहुत छोटे रेलवे टाउन से आती हूँ। और वहाँ पे क्या है कि आप अभी भी जाएँगे ना तो हर कोई आपको पहचानता है, और जाने का एक रास्ता है, आने का भी एक ही रास्ता है। एक छोटे से गाँव में जहाँ पे 5,000 से 7,000 लोग रहते होंगे, कहाँ से एक लड़की गायब हो गई जो कि 12 साल की है और किसी को पता नहीं। यही प्रश्न मेरे दिमाग में चलता रहा। मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, अंकल का नाम लेके आ गई। अभी भी मुझे वो अंकल का फेस याद आता है, अभी भी कभी-कभी। उसके बाद शुरू हुआ मेरा ढूँढना कि गुमशुदा बच्चों के साथ क्या होता है। बहुत साल लगे, बहुत पुलिस वालों से बात किया, बहुत कुछ किया। जब ये वाली बात ना मेरे घरवालों को पता है, ना मेरे दोस्तों को पता है कि मैं ऐसा ढूँढ रही थी, क्योंकि मुझे लगता था लोगों को पता लगेगा, लोग मेरे ऊपर हँसेंगे। ऐसे चलता रहा, चलता रहा। फाइनली मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिला, उन्होंने मुझे बोला, "तुमको इतना इंटरेस्ट है कि गुमशुदा लोगों के साथ क्या होता है, तो तुम रेलवे स्टेशन जाना शुरू करो, तुमको पता लग जाएगा।" फिर मैं रेलवे स्टेशन गई। रेलवे स्टेशन में मैं देखने लगी कि मैं जहाँ से हूँ, असम है, लामडिंग है जगह का नाम, ज़्यादातर बंगाली और असमीज़ लोग रहते हैं। वहाँ पे मुझे दिखा राजस्थान के लोग, हरियाणा के लोग, भीख माँगते हुए। वो राजस्थान में जो कड़ा पहनते हैं, वो पहने हुए। मैंने उनको पूछा, "आप क्यों आए हो इधर?" तो बोलने लगे कि हम यहाँ पे काम के लिए बुलाए गए थे, पर हमें तो काम ही नहीं है। तो मुझे लगा कहीं न कहीं ये गुमशुदा से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन पूरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो मैं ढूँढ रही हूँ वो नहीं है। ऐसे कर के बहुत साल गए, फिर मैं नॉर्थ ईस्ट की अलग-अलग जगह में जाती थी, फिर मैं देखती थी कि बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, 8-9 साल के बच्चे पॉकेट में ड्रग्स लेके घूम रहे हैं, ड्रग्स बेचते हैं बच्चे। और बच्चों पे कोई शक भी नहीं करता, क्योंकि वो बच्चा है। तो ऐसे कर के बहुत साल चले गए। सबसे बड़ा खुलासा तब आया जब मैं कॉलेज में थी, मुझे अभी भी याद है, 3 दिन से एक लड़की मुझे फ़ॉलो कर रही थी। मतलब कंटिन्यू फ़ॉलो कर रही थी। मतलब जब फेस्ट खत्म हुआ, मैं उसके पास बाकायदा गई और मैंने उसको पूछा कि भाई तुम मेरे को इतना फ़ॉलो क्यों कर रही हो? क्या कारण है? वो मुझे बोल रही है, आप कौन-सा भाषा बोल रहे हो? मैंने उसको बोला, बंगाली भाषा। फिर बोले, नहीं, जो आप भाषा बोलते हो ना, वो हमारे गाँव में बहुत से दीदियाँ, मामियाँ, चाचियाँ बोलती हैं। तो मैंने बोला, बोल सकती है, कॉमन भाषा है। बोल रहे, नहीं, 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 हमारे गाँव में तो सब हरियाणा के लोग हैं। वो पता नहीं, वो बात मुझे लगा कि मुझे उस गाँव में जाना पड़ेगा। मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, गाँव ले जाओ। वो लिटरली वहाँ से भाग गई। उसको लगा पता नहीं वो किस प्रॉब्लम में, झंझट में पड़ जाएगी। 3-4 महीने मैंने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया कि मुझे गाँव ले जाओ, कोई नहीं ले गया। फाइनली एक लड़की रेडी हुई मुझे ले जाने के लिए, लेकिन उसका ये शर्त था कि तुम वहाँ पे जाके कोई पंगा नहीं करोगी। क्योंकि उसको लगा मैं कुछ वहाँ पे कर
क्वेश्चन पूछूंगी कुछ भी। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी। मैं गई हरियाणा में, एक जिले में गई। वहां से मैं, एक बहुत बड़ा कोठी थी, कोठी के अंदर से मैं गई 10-15 किलोमीटर अंदर। एक जगह था जहाँ पे कम से कम 50 से 60 औरतें बैठी हुई थी, सब हरियाणवी ड्रेस में। ये मैं आपको बता रही हूँ करीब, पता नहीं, जब मैं 19 साल की थी, अब मैं 33 होने वाली हूँ, तो सोचिए कितने साल पहले। तो वो सारी बैठी हुई थी, सबके सर में इतना घूंघट था, सिल्वर के कड़े थे, पूरा एकदम हरियाणवी ड्रेस। मैंने उस लड़की को बोला तुम इधर क्यों लेके आई, सारी तो हरियाणवी औरतें हैं। फिर बोल रही है अरे तुम बात तो करो। मैंने बोला नहीं मैं बात नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है सारी हरियाणवी औरतें हैं। फिर वो बहुत फोर्स किया, तो मैंने बंगाली में उनको पूछा कि आप कैसे हो। तो वहां से बीच से एक लड़की रोने लगी और बोलने लगी कि आप पश्चिम बंगाल से हो। पहला प्रश्न था ये। फिर मैंने बोला नहीं मैं असम से हूँ, पर मैं बंगाली हूँ। फिर मैंने बोला क्यों, क्या हुआ। फिर बोली मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, मैं नदिया जिले से हूँ, उसने बोला। फिर मैंने उसको पूछा तुम इधर कैसे आ गई। फिर बोल रहे दीदी मैं मेला में गई थी। वो लड़की जब मैं उससे मिली तो 17 प्लस थी, 18 होने वाली थी। बोली दीदी जब मैं 12 साल की थी, मैं गांव में गई थी, मेले में एक लड़का मिला, मेरे साथ दोस्ती हुई। वो 2-3 महीना मेरे से मिला, मेरे से उसका प्यार हुआ, उसने मुझे चाय पिलाई, ये पिलाया वो पिलाया। फाइनली उसने बोला यहाँ पे बेरोजगारी है, गरीबी है हमारे गाँव में, चलो दिल्ली चलते हैं। मैंने पहले मना किया, पर उसने मुझे इतना अच्छे दुनिया, अच्छे लाइफ का उसके फोटोज दिखाए, ये दिखाए वो दिखाए। फिर मैं आ गई। फिर मैं उससे पहले तो मैं, साउथ लाइन है सियालदह में, वहां से मैं आई सियालदह, फिर वहां से हावड़ा आई, फिर मैं ट्रेन में बैठ गई, फिर मैं दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद पता नहीं मैंने क्या पिया, मुझे याद नहीं है, पर मैंने जब आंखें खोला तो मैंने देखा मैं एक रूम में बंद हूँ। हरियाणा है ये भी नहीं पता था। मेरे आंखें बंद है, मैंने दरवाजा बहुत खटखटाया, तो एक औरत ने दरवाजा खुला। तो मैंने पूछा बंगाली में कि मैं कहाँ हूँ। तो औरत ने मुझे गांव का नाम बताया, क्या बोलते हैं, राज्य का नाम बताया। फिर मैं रोने लगी, बोल रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला तू हमारी बहू है। मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, शायद वही लड़का होगा, तो मैं खुश हो गई। फिर मेरे को थोड़े टाइम बाद पता लगा कि मेरी शादी हो गई है और मुझे किसी ने बेच दिया है 35-40 हजार में। मैंने जब पूछना चाहा कौन मेरा पति है, तो मैं अपने पति को देख के डर गई। तो मैंने बोला क्यों तुम डर गई। फिर बोलते हैं कि मेरे पति का उम्र मेरे से कम 25-30 साल ज्यादा है। फिर मैंने उसको पूछा तुम जाना चाहती हो अभी घर। तो उसने बोला नहीं मैं घर नहीं जाना चाहती, हमारे वहाँ पे बहुत गरीबी है, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं अलग धर्म की हूँ, अलग जाति की हूँ, और यहाँ पे मैं अलग जगह में रह रही हूँ। मेरे पति ने खरीदा है मुझे, पर मुझे टॉर्चर नहीं करता। बहुत बड़ा है मेरी उम्र से, बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के राज्य से, अलग अलग जगहों से लड़कियां जिनकी उम्र 15, 17, 18 है, और उनका पति 40, 45, 50 ऐसे करके। तो फिर मेरे दिमाग में एक कीड़ा घुस गया कि यार इनके साथ तो कुछ काम करना पड़ेगा, इनके लिए क्या करना पड़ेगा। फिर चलो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मास्टर्स कंप्लीट हुआ। फिर मैं मेरे को बैंगलोर में बहुत अच्छा एक जॉब मिला था, मैंने छोड़ दिया वो, दिल्ली आ गई मैं। दिल्ली आके मैं मंत्रालय को लिखने लगी, मुझे इसमें काम करना है, काम करना है। फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे हायर किया, वो भी रिसर्च के काम के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरा रिसर्च का एक्सटेंसिव बैकग्राउंड देख लिया था, और उनको लगा था कि इसको बंगाली, असमी सारे भाषा आते हैं, जो कि सोर्स एरिया के भाषा है। सोर्स एरिया मतलब जहां से लड़कियों को उठाया जाता है। तो इसलिए उस एनजीओ ने मुझे हायर किया। 2 महीना कोई रेड नहीं, रिसर्च का काम करी हूँ। तीसरे महीने में एक रेड में गई, जब उनकी रेड जो करती है लड़की, वो छुट्टी पे थी। मैंने अच्छे से रेड किया, फिर शुरू हुआ रेड में जा। 4 साल, साढ़े 4-5 साल मैंने बहुत रेड किया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फाइनली मैंने छोड़ दिया। तो मैं, अगर आप मुझे पूछेंगे कॉलिंग, तो मैं तो ये बोलूंगी कि एक तो इंसिडेंट, उसके बाद उस फादर का चेहरा, और दूसरी बात है एक के बाद एक चीजें होती गई ऑर्गेनिकली, जिसके बाद मुझे लगा है कि मुझे इसमें काम करना है, मैं कुछ कर सकती हूँ। उनके लिए कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ पता नहीं, पर मेरे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए तो मैं कर सकती हूँ। तो वैसे शुरू हुआ जर्नी। आपने एक वर्ड यूज किया, सोर्स एरिया, इसको थोड़ा इलैबोरेट करिए प्लीज। देखिए सोर्स एरिया होता है, जैसे मानव तस्करी में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 3 चीज होती है, सोर्स, ट्रांजिट, डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब ऐसा जगह जहां से लड़कियों को, औरतों को, लड़कों को, आदमियों को उठाया जाता है। उठाया जाता है मतलब वहीं से शुरू होता है कहानी। उसके बाद होता है ट्रांजिट, डेस्टिनेशन। वो ऐसे जगह होते हैं जो पिछड़े है पूरे देश से, मतलब जो जिसमें कारोबार कम है, जिसमें लोग गरीब है, जिसमें लोग बेरोजगार है, जिसमें लोग अनपढ़ है, जिसमें लोगों को हमेशा किसी ना किसी चीज की जरूरत है, मजबूर है। मैं किसी के मर्सी में हूँ, मतलब मेरे ऊपर कोई दया कर दे टाइप। तो वो होता है सोर्स। भारत में सोर्स अगर आप बोले तो नॉर्थ ईस्ट कुछ हद तक है, बंगाल बहुत ज्यादा है, उड़ीसा है, अब तो उड़ीसा फिर भी चेंज होने लगा है, आंध्रा है। मतलब ऐसे राज्य जहां पे गांव ज्यादा है, जहां पे
आने जाने का व्यवस्था बहुत चैलेंजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, रोजगार कुछ नहीं है। अ, मतलब भूकंप है, साइक्लोन है, बाढ़ आ जाती है। ये होते हैं सोर्स एरिया जहां पे इंसान मजबूर है और उसकी मजबूरी का फायदा कोई और उठा सकता है। तो उसी को मानव तस्करी में सोर्स एरिया। मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसका वेब कैसे ऑपरेट करता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसे इन्फिल्ट्रेट करने के लिए क्या करती है? जो मानव तस्करी है क्या? मानव तस्करी में एक इंसान को बहुत सारी चीजों के लिए बहला फुसला के लिया जाता है। चाहे वो काम हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो जिंदगी में बेहतर हो। जैसे अभी एक मूवी आई है डंकी, आपने देखा? डंकी में जो माइग्रेशन है, मानव तस्करी में माइग्रेशन भी, एक जगह से एक जगह जाना, वो भी बहुत एक बड़ी चीज हो जाती है। क्योंकि अधिकतर टाइम पे मानव तस्करी $1 बिलियन इंडस्ट्री है, इसमें अरबों रुपए है। जैसे अनलाइक आर्म्स एंड ड्रग्स, जैसे आप बंदूकें ले लीजिए, ड्रग्स ले लीजिए, उसको इंसान एक बार यूज कर सकता है, उसके बाद बेकार हो जाते हैं। चलो बंदूक तो बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रग्स जो है एक बार यूज कर सकते हैं। मानव तस्करी अनोखा और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक इंसान को आप अनगिनत बार बेचा खरीद सकते हो। मतलब मुझे याद है एक लड़की को मैंने रेस्क्यू किया था, उसको 25 बार बेचा गया। मतलब हैंडलर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो मुद्दा यह है कि मानव तस्करी दूसरी तस्करी से अलग है। इसका नेटवर्क ऐसे चलता है कि जो सोर्स है वहां से लोगों को उठाया जाता है, जो मजबूर लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन हो सकता है दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, सारे मेट्रो सिटीज जो टियर 1 सिटीज है, अलग अलग चीजों के लिए। एक होता है आपका वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन जो है, जो बहुत पॉपुलर है। एक होता है फोर्स्ड मैरिज, जबरन शादी, जो नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्यों में होता है क्योंकि मर्दों और औरतों का जो क्या बोलते हैं रेशियो है वो ज्यादा है कम है, इस वजह से। एक होता है आपका बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी में क्या बोलते हैं, आपको 24 घंटा काम करा सकते हैं। फिर ये जो हम ब्रिक की फैक्ट्री देखते हैं, ईंट की फैक्ट्री देखते हैं, बीड़ी फैक्ट्री देखते हैं, कपड़े जो पहनते हैं हम, फास्ट फैशन इंडस्ट्रीज, जो फास्ट फैशन इंडस्ट्रीज है, सबसे ज्यादा फास्ट फैशन इंडस्ट्रीज में बच्चों को रखा जाता है, बच्चे ही काम करते हैं। आप जीन्स की फैक्ट्री में देखो, पीछे कौन काम करता है? चूड़ी देखो, बिंदी देखो, ये सारे क्रैकर फैक्ट्री। शिवकाशी एक जगह है तमिलनाडु में जहां पे बच्चे क्रैकर बनाते हैं। मैक्सिमम बच्चों के हाथ में इन्फेक्शन है बिकॉज जो केमिकल्स है वो इतने खतरनाक होते हैं। तो किसी भी तरह का जो फोर्स लेबर है उसमें लोगों को यूज किया जाता है। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे इन्फिल्ट्रेट करता है या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी चीज है, देखिए मानव तस्करी को रोकना आसान नहीं, इम्पॉसिबल। लोग हम क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम जब भी रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू के बाद किसी भी लड़की लड़का आदमी को रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद उसकी जिंदगी को पहले जैसे जिंदगी में लाने में सालों लग जाते हैं। तो हम, मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है वो रेस्क्यू तो करता ही है, उसके सिवा 3 चीज में हम करते हैं। प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब सोर्स जो है जहां से मानव तस्करी पनपती है, वहां पे जाके लोगों को बताना कि आप मानव तस्करी का शिकार मत हो, आप बाहर मत जाओ। अवेयरनेस देना, ट्रेनिंग्स देना। हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब्स बनाते हैं, हम विलेज रिस्पांस कमिटीज बनाते हैं, गांव के लोग हैं उनको अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं ताकि वो ना जाए। ये तो प्राइमरी चीज है। तो मेन चीज है, एक तरह तो प्रिवेंशन में काम करो, इसको रोकने में काम करो, दूसरा इसको एम्पावरमेंट में काम करो। इन्फिल्ट्रेट का सबसे बड़ा चीज है जो जो तस्करी करता है उसका सजा हो। तो हम लोग जो भी लड़कियों को रेस्क्यू करते हैं, हम बोलते हैं तुम एफआईआर करो, एफआईआर करो। मेन प्रॉब्लम है कि जितने लोग लड़कियों की तस्करी करते हैं उनको कन्विक्शंस नहीं मिलता, सजा नहीं मिलता। सजा ना मिलने के कारण वो छुट्टा सांड की तरह हो जाते हैं। उनको लगता है मैंने 2 लड़कियों को तस्करी किया है, मेरे को तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, अब मैं 10 को करूंगा। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि सजा मिले और समाज का माइंडसेट चेंज करना। लोग बोलते हैं लड़कियों का नहीं, लड़कियों से ज्यादा है समाज का माइंडसेट चेंज करना। समाज के साथ हम डीस्टिग्मेटाइजेशन वर्कशॉप करते हैं। समाज को बोलते हैं कि अगर इसके साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता है, आप उसको एक्सेप्टेंस करो। तो इस तरह से हम इसको इन्फिल्ट्रेट और वो करते। रेस्क्यू या रेड का क्या प्रोसेस होता है? देखिए रेड का प्रोसेस क्या होता है, आपको जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। जैसे मेरे पास फोन आया कि एक राज्य से लड़की गायब है, फिर मैं पूछती हूँ, पहले हम लोग नहीं पूछते थे, अब हम पूछते हैं कि कोई एफआईआर है क्या। अगर एफआईआर है, एफआईआर में क्या क्या, लड़की कहाँ की है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम रेड करने गए, फिर पता चला कि लड़की खुद से आई है या फिर जो भी है। तो हम अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है, हम पहले तुरंत उसको बोलते हैं एफआईआर करो। एफआईआर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है क्या वो है, वो देखते हैं। देख के अगर जो एड्रेस है, लड़की ने अगर घर में फोन किया होगा तो उसका
हम टावर लोकेशन निकालते हैं, जिसको बोलते हैं CDR डिटेल्स, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, वो निकालते हैं। निकाल के हम इन्फॉर्मर को, इन्फॉर्मर जाता है, इन्फॉर्मर जाके रेकी करता है। रेकी मतलब वेरिफिकेशन कि वो जगह है क्या। उसके बाद जब वो हमें बोलता है, क्योंकि अंदर जाके देखेगा तो लड़की को भगा देंगे, जब वो बोलता है वो जगह है, फिर उसके बाद हम थाने जाते हैं। थाने जाके चिट्ठी देते हैं। थाने, क्योंकि बिना पुलिस के हम रेड नहीं कर सकते, जितना भी अच्छा काम करे बिना पुलिस के नहीं कर सकते। फिर पुलिस के साथ जाते हैं, पुलिस के साथ जाके वहां पे देखते हैं लड़की है क्या। फिर लड़की के बयान के अकॉर्डिंग लड़की को रेस्क्यू, ऑफ कोर्स बयान दे ना दे उसको रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद थाने आते हैं, उसके बयान के अकॉर्डिंग FIR रजिस्टर होता है। फिर से पहले FIR है तो ठीक है, उसको थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें, अगर नहीं है तो फ्रेश FIR होता है। और भारत में अगर कहीं पे भी जुर्म होता है, आप FIR कहीं पे भी रजिस्टर कर सकते हो, 0 FIR करके। बहुत लोगों को लगता है कि मैं दिल्ली में हूँ, असम का केस है, मैं कैसे दिल्ली में रजिस्टर कर सकता हूँ। कहीं पे भी आप FIR रजिस्टर कर सकते हो, बस 0 FIR करके। फिर जैसे ही बोलोगे कि क्राइम इधर हुआ है, और फिर उधर वो नंबर में आ जाएगा। तो ये चीज लोगों को पता नहीं है, इसलिए आप, अगर आपको लगता है कोई बच्चा कहीं गायब है या फिर कहीं पे कोई तस्करी का मैटर है, तो आप FIR इमीडिएटली रजिस्टर कर सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन या टिप कहाँ से आती है? पहले तो जैसे देखिए इन्फॉर्मर ही इन्फॉर्म करता था, पहले कोई जानता नहीं था जब स्टार्ट किया था। अब पुलिस से आती है, लोकल NGOs है जो शायद पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, वहां से आते हैं। अब वहां से आने लगे हैं। पुलिस इन्फॉर्म करती है। फिर क्योंकि हम वीडियो में इतना बात करते हैं, कोई वीडियो देख के भी बोलता है, तो इस तरह से अलग अलग लोग इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि उनका पहचान गोपनीय रहे। लोगों का रिक्वेस्ट यही रहता है, जैसे पुलिस बोलती है तो ऑफ कोर्स कोई मैटर नहीं है, NGO बोलती है तो बात, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उनका पहचान गोपनीय रहे। तो इन्फॉर्मर कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इन्फॉर्मर सिर्फ आपके जान पहचान के लोग हो सकता है। बहुत लोग होते हैं जो इन्फॉर्म करते हैं। ये इन्फॉर्मर्स कौन होते हैं? क्या इनको कोई रिस्क होता है? देखिए इन्फॉर्मर्स तो नॉर्मल लड़के होते हैं जो शायद कोटे में चले गए, कोटा विजिट करने के लिए, या फिर समझने के लिए कि कोटा कैसे चलता है, लड़कियां कैसे काम करती है। फिर लड़की से बातचीत होती है तो लड़कियां अगर बोलती है कि मेरे साथ ये पीड़ा हो रहा है, मेरे साथ प्रॉब्लम होता है, तो इन्फॉर्मर फोन कर देते हैं। इन्फॉर्मर के लिए खतरा तो बहुत है, क्योंकि इन्फॉर्मर अगर कोटे वाले को पता लग गया कि ये लड़का आके हमारी लड़की को निकाल रहा है, निकाल तो रहा है, उसके साथ हमें फंसा भी रहा है मानव तस्करी के उसमें, क्या बोलते हैं, केस में, तो इन्फॉर्मर के लिए रिस्क होता है। हम इंश्योर करते हैं कि इन्फॉर्मर के लिए रिस्क ना हो, क्योंकि हम इन्फॉर्मर का नाम कभी नहीं रिवील नहीं करते, निकालते नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य ये होता है। और सबसे बड़ी बात है, इन्फॉर्मर ज्यादातर लोअर लेवल कैटेगरी के लोग होते हैं, ड्राइवर्स हो गए, पुलिस हो गए, क्लीनर्स हो गए, ये। और मैक्सिमम मेरे जो इन्फॉर्मर्स रहे वो 18-19 के ऊपर से लेके 30-35 साल के ही लोग होते हैं। हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर क्या लॉस हैं और वो ऑन ग्राउंड सिनेरियो से कितने अलग हैं? कभी भी अगर आप खुद से सेक्स वर्क करना चाहें, खुद से अगर आप वेश्यावृत्ति करना चाहें, इसको जुर्म नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी बॉडी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी और से धंधा करवाते हो, वो कानूनन जुर्म है, वो आप नहीं कर सकते। ITPA भी कहता है, जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, उसमें भी ये कहा गया है कि आप किसी भी घर, किसी भी एरिया में किसी इंसान से गलत काम कराते हो तो आपको मतलब क्या बोलते हैं, सिवियर पनिशमेंट मिल सकता है। तो मुद्दा ये है, भारत में बहुत जगह पे बोलते हैं लीगल कर दो, इलीगल कर दो। देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये लीगल कर दिया जाए, लेकिन मेरे लिए सिर्फ यही टेंशन, मैं इसीलिए थोड़ा ये मानती हूँ कि लीगल ना किया जाए। ऑफ कोर्स लीगल करने से मैं ये बोलूंगी कि जो भी लोग इस प्रोफेशन में, उनके अधिकार होंगे, उनके लॉज होंगे, उनके पास ये होगा, वो तो है ही। लेकिन क्या है कि मैक्सिमम इस प्रोफेशन में ट्रैफिकिंग करके मैक्सिमम वैसे लोगों को लाया जाता है जो माइनर है। और अगर लीगल हम कर भी देंगे तो क्या होगा, माइनर का तो आइडिया निकल जाएगा, फिर बोलेंगे ये तो लीगल है। जैसे आप बताइए, आप अगर मेरे घर में आते हैं और रेड करने के लिए, बिना पुलिस वारंट आप आ सकते हो? नहीं आ सकते। वैसे अगर लीगल पूरा हो गया तो कोर्टों में जाओगे और बोलोगे कि हमको निकालना है, तो बोलेंगे तो माइनर है ही नहीं। अभी जैसे इलीगल है, इसीलिए किसी भी कोर्ट में हम रेड कर सकते हैं। लीगल होने से ऑफ कोर्स उनके राइट्स तो होंगे ही, उसका आई अप्रिशिएट, लेकिन हम लड़कियां निकाल नहीं सकते, बच्चों को निकाल नहीं सकते। और यहाँ पे सबसे ज्यादा माइनर लड़कियों का डिमांड है, और माइनर लड़कियां जाती ही नहीं अपने मर्जी से। जितनी भी लड़कियां मुझे मिली है वो नहीं जाती। और आजकल भारत में रेड लाइट एरिया छोड़ दीजिए, घर घर में प्रोस्टिट्यूशन हो रही है, घर घर में बच्चों से काम धंधा कराया जाता है। अभी भी उस दिन भी मुझे कल या परसों एक बच्ची ने वीडियो भेजा अपना, पता नहीं कैसे इन्वेस्टिगेशन करूंगी, दिमाग लगा रही हूँ अभी भी। उसकी माँ उससे धंधा कराती है, उसकी खुद की माँ,
उसको दारू पिलाती है, कस्टमर्स बुलाती है। तो इस कैटेगरी में आपको देखना पड़ेगा आपका कानून क्या कहता है, क्योंकि अब आपने केस डाल दिया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, सब कुछ हो गया। जितने भी लोगों से मैंने बात किया सब मुझे बोल रहे हैं, अगर थोड़े दिन बाद जाके वो लड़की बोले कि उसने कंप्लेन नहीं किया था, उसकी माँ ऐसा नहीं करती, तो हम क्या करेंगे? तो समझ रहे, बहुत थिन लाइन है। तो कानून में भी बहुत सारी चीज है जो बहुत सही है, लेकिन मुद्दा ये जो प्रोस्टिट्यूशन का मैटर है, आईटीपी है या फिर जो ट्रैफिकिंग है, इसमें जो सजा मिलती है बहुत टाइम बाद मिलती है, बहुत टाइम। जैसे अभी भी एक केस है 13-14 का, अभी भी मैं जा रही हूँ विटनेस के लिए। सोचिए 10 साल में इंसान तो भूल भी गया होगा कि उसके साथ क्या होता है। हजारों रेस्क्यू किया है, इसमें शायद 8 से 9 कन्विक्शन हुए होंगे। हजारों केस में अगर 8 से 9 कन्विक्शन हो रहा है तो सोचिए ना क्या हो रहा है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि कन्विक्शंस नहीं होते और तस्कर ओपनली घूम रहे हैं। लड़कियां गांव में डर डर के रहती है, तस्कर ऐसे घूम रहा है जैसे उसने कोई मतलब उसको कोई मेडल मिला है। तो इस तरह की सिचुएशन है, ये वाला ग्राउंड रियलिटी है जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब तक आपने कितनी लड़कियों को रेस्क्यू किया है और उनमें से माइनर्स कितनी थी? बहुत रेस्क्यूज किए हैं, मैं काउंट नहीं करती। लोग मतलब डिफरेंट सोर्सेज से लोग निकाल चुके हैं कि 23,000। मैं कभी नहीं काउंट करती, क्योंकि उस टाइम पे जब आप रेड में जाते हो ना, आप ना वीडियो ले सकते हो ना फोटोज ले सकते हो। लोग मुझे बोलते हैं वीडियोज है, बहुत सारे वीडियोज बहुत लोगों ने लिए हैं। मैं खुद से कभी वीडियो नहीं लेती, क्योंकि जब जाती हूँ ना सिचुएशन ऐसा होता है, लड़की की हालत इतनी बुरी होती है, आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि आप वीडियो लो। तो माइनर्स तो मैक्सिमम तो माइनर्स से रेस्क्यू किया है, मैक्सिमम माइनर्स से रेस्क्यू किया है। ब्राइड ट्रैफिकिंग बोल दीजिए, जबरन शादी बोल दीजिए, फोर्स्ड मैरिज जिसको बोलते हैं, फोर्स्ड लेबर जिसको बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी बोल दीजिए, या फिर प्रोस्टिट्यूशन बोल दीजिए, होम बेस्ड प्रोस्टिट्यूशन बोल दीजिए, स्पा बोल दीजिए। तो मैक्सिमम तो माइनर्स को रेस्क्यू किया है। कितने माइनर्स रेस्क्यू किया मैं नहीं बोल सकती, बहुत माइनर्स रेस्क्यू किया, लेकिन अधिकतर 12 की उम्र से 13 से 17 एज की उम्र की मैक्सिमम लड़कियों को रेस्क्यू किया है। सबसे छोटी बच्ची को रेस्क्यू किया था, वो 4 महीने की थी, सबसे छोटी। उसको मिडिल ईस्ट बेचा जा रहा था। तो बहुत दिन से हमको खबर मिल रहा था कि एक हॉस्पिटल है जो नोएडा में है, जो कि बच्चों को इलीगल अडॉप्शन और ये सब में करते हैं। और फिर हमने बहुत बहुत दिमाग लगाया, फिर फाइनली हम रेड पे गए। अपने आप को डेकॉय कस्टमर बन के गई थी, एज ए शेख की नौकरानी करके मैं गई थी। और फिर हमने 4 महीने की बच्ची को रेस्क्यू किया। फिर केस अभी भी चल रहा है, केस की डिटेल ज्यादा बता नहीं सकती, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सबसे छोटी बच्ची, सोचिए उस लड़की को मैंने 2013 में रेस्क्यू किया था, अभी मैं जा रही हूँ केस में। 10 साल हो गए, बच्ची 10 साल की हो गई होगी। तो यही है बात। और मुद्दा ये है कि वो हॉस्पिटल को अरेस्ट किया गया। डॉक्टर नहीं था, वो कंपाउंडर था। नर्स नहीं थी, वो क्या बोलते हैं, वो जो बोलते हैं ना नर्स, मिडवाइफ थी। तो ये तो प्रॉपर चल रहा है। तो इस तरह के अंगों के व्यापार भी होते हैं, इलीगल सेलिंग ऑफ ऑर्गन्स, किडनी बोलिए, आइज बोलिए, ये सब कोरोना में बहुत हुआ है, इलीगल सेलिंग ऑफ ऑर्गन्स। और वही बहुत बड़ा कारण है कि मैंने एनजीओ खोला। कोरोना में मेरे पास रिपोर्ट आ रहे थे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इलीगल मतलब कोरोना पॉजिटिव बोल के उनके अंगों को निकाल के बेचा जा रहा है। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। तब मुझे लगा कि नहीं कुछ, बिकॉज आप इंडिविजुअल में कितना भी एक्टिविज्म कर लो, सोशल वर्क कर लो, जो भी कर लो, आपके पीछे एक संस्था होना बहुत जरूरी है। तब मैंने सोचा कि ठीक है, हमें शायद एक संस्था बनाना पड़ेगा। तो तभी शुरू हुआ। नहीं तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल बच्चे हैं। आप देखिए रास्ते में भीख जो मांगते हैं, तो ये तो सारा ट्रैफिकिंग का पार्ट ही है। ये लोग लड़कियों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है, तो जो लड़कियां है वो ज्यादातर गरीब गरीब गांव से होती है, मोस्टली रिमोट विलेजेस ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, रिमोट गांव से होती है। जो तस्कर होते हैं वो नॉर्मल लोग हैं, हमारे आपके जैसे ही। वो कोई अनोखे नहीं है, वो उन्हीं के गांव के होंगे या फिर बाहर के गांव होंगे। वो जो पैतरा अपनाते हैं, सबसे बड़ा पैतरा है प्यार का जैसा। और ऐसे लड़कियों को ढूंढते हैं जिनके घर में कोई मजबूरी है, या फिर पिताजी दारू पीते हैं, माँ नहीं है, बहुत सारे भाई बहन है, बड़ी लड़की है, उसको बड़े बड़े सपने दिखाना, उसको बहलाना फुसलाना, उसको चीजें खरीद के देना, अपने घर को बड़ा बनाना। जैसे मुझे याद है, अभी मैं तस्कर तो नहीं बोल सकती, एक प्लेसमेंट एजेंट था, उसके पास 4 गाड़ियां थी। एक थार था, एक बुलेरो था, ऐसे करके उसकी 5 बीवियां थी। एक झारखंड की थी, एक छत्तीसगढ़ की थी, एक उड़ीसा की थी, एक बंगाल की थी, एक असम की थी। हर बीविया जाके अपने गांव से लड़कियों को लेके आती थी काम के लिए। तो आप सोच सकते हैं, मतलब इस तरह का सिचुएशन होता है। और मैं तो लोग उसको प्लेसमेंट कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं उसको एक एंगल से तस्करी मानती हूँ, क्योंकि उसने उन 5 लड़की की भी ब्रेन वॉश करके जिंदगी खराब की है। वो 5 लड़कियों को बोल रहा है कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो रही है,
तो वो लोग बेहतर जिंदगी मतलब ही पैसा है, महंगा फोन यूज करना, महंगे कपड़े पहनना, महंगे गाड़ियों में घूमना, इस तरह की चीजें करते हैं। जैसे बीच में एक जगह में ऐसा भी हो रहा था कि कुछ कुछ जगहों से, नॉर्थ ईस्ट से या कुछ कुछ जगहों से लड़कियों को लाया जाता था, लड़कियों को लाके उनको पैसा दिया जाता था 2 महीने बहुत पार्टी करने के लिए। लड़कियां बहुत पार्टी करती थी, बट लड़कियों को पार्टी का लत लग गया, फिर उसके बाद पैसा देना बंद कर दिया। अब लत तो लग गई, तो लड़कियां ये काम पे उतर गई। तो इस तरह से अलग अलग वे ऑफ ब्लैकमेलिंग, आपको एक लाइफस्टाइल दे देना कि आपको बड़ी जगहों में जाना, बड़ी जगहों में खाना, महंगे कपड़े पहनना, फिर उसके बाद वो लाइफस्टाइल आपके लिए इतना ही आपके जिंदगी में घुस जाता है कि आप वो जो पहले वाले स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं सोच सकते, फिर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये अलग अलग पैतरे होते हैं, अलग अलग तरीके करते हैं। पहले था फोन से तस्करी होती थी, मेला से तस्करी होती थी, आजकल तस्करी हो रही है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। और पहले क्या होता था, अगर आप फोन से तस्करी करते हैं तो आपको फोन नंबर ट्रेस कर सकते हो, आजकल वो नहीं हो पाता। फेसबुक से तस्करी हो गई, अकाउंट डिलीट हो गया, आप ढूंढोगे कैसे? इंस्टाग्राम से तस्करी हो गया, आप ढूंढोगे कैसे? आजकल लड़कियों को खरीदना बेचना गूगल पे से हो रहा है। मतलब कुछ कुछ केसेस में आप उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? तो मैं वही बोल रही हूँ, जो यूपीआई है ये सबसे बहुत ज्यादा होता है, तो ये सब बहुत मैटर करता है। और जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे डार्क वेब से जिस तरह तस्करी हो रही है, मतलब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपको पता होना चाहिए जो क्रिमिनल है वो आपसे 100 गुना ज्यादा स्मार्ट है। तो इस तरह से हम लोगों के लिए इन्वेस्टिगेशन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और ये कुछ मैंने बोला है, ऐसे तो हजार और पैतरे हैं लोगों के करने के। एक कोठा अंदर से कैसे दिखता है? देखिए, जो कोठे होते हैं वो एक काइंड ऑफ एक क्या बोलूं मैं, पब की तरह ही होता है टाइप। आप घुसे, बहुत डिंजी सीरियस होती है, मतलब टेढ़े टेढ़े सीरियस होता है, अंधेरा होता है, लेकिन ऊपर एक अलग ही दुनिया होता है। म्यूजिक बजता है, लाइट बजता है, एक क्या बोलते हैं, मैनेजर खड़ा होगा, काउंटर खड़ा होगा, काउंटर रखा रखा होता है, सामने लड़कियां बैठी रहती है, आप चूज कर सकते हो। लाइक इट्स लाइक मोस्टली के मेनू कार्ड कि आप चूज कर सकते हो, आपको मोटी लड़की चाहिए, पतली लड़की चाहिए। टोकन्स होते हैं लड़कियों के पास, रेट होता है। जैसे कुछ कुछ लड़कियां एक रेट मांगती है, कुछ कुछ लड़कियां और एक रेट मांगती है। आप चूज कर सकते हो कि आप इवनिंग्स में जाओगे या नाइट, क्योंकि नाइट का चार्ज ज्यादा होता है। अगर इवनिंग्स का चार्ज 200-400 हुआ तो नाइट का चार्ज 1200-1500 होता है। ज्यादातर लोग नई लड़कियों को पीछे छुपा के रखते हैं, कस्टमर जब आता है तो नई लड़कियों दिखाते हैं, नई आई हुई है, आप देखिए। तो मोस्टली आप बोल सकते हो ना, माहौल ना बहुत अलग होता है, मतलब एक पार्टी वाला टाइप माहौल होता है। लाउड गाने बजेंगे, लाउड मेकअप होगा, बहुत रंगीन कपड़े पहनती होंगी। जब एंट्री करेंगे तो मोस्टली औरतें एक्सपोज्ड रहती है, बैठी रहती है। मतलब अनलेस एंड अनटिल, मैं जितनी बार गई हूँ, जब पुलिस के साथ गई हूँ तो वो लोग ड्रेसअप रहती है, वरना अगर पुलिस नहीं होती है तो जिस तरह वो बैठी रहती है, वो मतलब वो कोई भी इंसान देखेगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान होगा या नहीं होगा, थोड़ा आश्चर्य तो हो जाएगा। बिकॉज वो काइंड ऑफ ये होता है कि आपको उनके प्रति अट्रैक्ट कराना हर तरह से। तो इस तरह का माहौल होता है कोटे में। अपना कोई बिजार रेस्क्यू स्टोरी बताइए। एक केस था जहाँ पे हम 2 लड़कियों को ढूंढने गए थे, मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल किया, ट्रंक खोला, डब्बे खोले, सब कुछ खोला। फाइनली वो एक 3x3 का एक टनल था, उसको तोड़ के 8 लड़कियां निकली थी। वो एक केस था। एक केस ऐसा था जहाँ पे लड़की को क्या बोलते हैं, पानी का जो हम छत के ऊपर लगाते हैं अपने पानी का टैंकर, वैसे एक ब्लू कलर का पानी का जो जहाँ पे पानी रखते हैं उसके ऊपर जो कवर होता है, उसके अंदर एक लड़की को रखा गया था। एक लड़की को बेडिंग जो होता है, बेडिंग जो हम बेडिंग क्या बोलते हैं मुझे, जो हमारा मैट्रेस होता है, गद्दे के बीच में लड़की थी, उसको मतलब गद्दे के ऊपर गद्दा में उसको काट के फिर हमको निकालना पड़ा। ऐसे बहुत केस है जहाँ पे अलग अलग, मतलब लिटरली वॉल के पीछे लड़की होगी, आपको पता नहीं लगा, आपको डंडे से ठोकना पड़ेगा तब आपको पता होगा। तो वो लोग अलग अलग तरह से लोगों को रखने की कोशिश करते हैं। टेबल के नीचे एक लड़की को रेस्क्यू किया था, बेड के नीचे थी, बेड के ऊपर प्रेशर कुकर, भगोना, प्लेट्स, सारे किचन के सामान थे। वो तो रैंडमली मैं जाके चेक करने लगी तो पता लगा। तो जनरली वो लोग बाहर नहीं रखते हैं, अंदर ही रखते हैं लड़कियों को, इस तरह के रूफ के ऊपर, क्या बोलते हैं, फ्लोर के नीचे। फ्लोर में जाएंगे, फ्लोर में कारपेट बिछाए, आपको कारपेट उठाना पड़ेगा। आपने फ्लोर को काटा, देखा फ्लोर नहीं है, वो एक प्लैंक है। अलग अलग तरीके से लड़कियों को रखते हैं, जिसको आप ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जब किसी रेड में प्रूव हो जाता है कि माइनर्स भी इन्वॉल्व हैं, उसके बाद एक्शंस क्या लिए जाते हैं? सबसे बड़ी बात है, जो कोठे में अरेस्ट होता है
उसके पास अगर माइनर लड़की निकली तो वही अरेस्ट होती है। कोटा सील हो जाने का अगर प्रूफ हो गया कि उस कोटे में एक बच्ची से धंधा कराया जाता है, तो कोर्ट में जजमेंट के बाद वर्डिक्ट जो बोलते हैं ना, जजमेंट डे में अगर ये होगा तो कोटा सील हो जाता है, कोटा बंद हो जाता है। और सिर्फ उसी को जेल होगा जिसको हम पकड़ते हैं, क्योंकि वो तो कुछ बताता ही नहीं है ना, वो आगे कौन था, पीछे कौन था, कोटा मालिक कौन है, मैनेजर कौन है, वो कुछ नहीं बताएगा, वो चुप रहती है और फिर बोलते रहते हैं मैंने नहीं रेस्क्यू किया ये वो। सोशल का पता नहीं, इम्प्रिजनमेंट होता है, अगर सजा मिलती है तो 7 से 10 साल, कॉम्पेंसेशन जुर्माना देना पड़ता है। लड़की निकल जाती है, फिर लड़की को केस होती है तो विक्टिम कॉम्पेंसेशन मिलता है, वीसी बोलते हैं हम जिसको, विक्टिम कॉम्पेंसेशन मिलता है। पर विक्टिम कॉम्पेंसेशन मिलने में सालों लग जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। कोर्ट में ये साबित करना कि वो मानव तस्करी की शिकार थी, उसको बेचा गया था, उससे धंधा कराया जाता, उसको भी प्रूफ करने में साले लग जाते हैं। उसके पीछे बहुत प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे कोर्टों में जजेस की कमी, मतलब नंबर्स बहुत कम है, अंडरस्टाफ्ड है, अरबों केसेस है हमारे कोर्ट्स में। और एक होता है जिसको हम रेस्क्यू करते हैं वो आता नहीं है, कभी डिफेंस काउंसिल एब्सेंट हो जाता है तो कभी प्रोसिक्यूशन। जो लड़कियां होती है वो लड़कियां जा नहीं पाती है, उसके पीछे भी आप ब्लेम नहीं कर सकते। उनके समाज में इतना उठना बैठना, पुलिस का आना, समन होना, गांव में ये पता करना कि तस्करी की शिकार है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। सोशली तो बहुत बुरा हाल होता है, मैं बोलती हूँ आपको, अगर रिहेबिलिटेशन और एम्पावरमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ तो। जहां तक जो अरेस्ट होता है वो तो सालों केस चलते हैं, फिर स्कॉट फ्री भी हो जाते हैं। मेरे बहुत ऐसे केसेस, मैंने आपको बोला ना, हजारों केसेस में 8 से 9 कन्विक्शन हुए। सोचिए ना, जितने भी लोगों ने गलत किया है सब बाहर है, बाहर घूम रहे हैं। और एक इंसान जो गलत करता है वो बाहर घूमता है तो 50 और गलत काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं नेटवर्क नहीं तोड़ पाती। इसके पीछे कारण है, जो लड़की से बात करता है वो अलग होता है, जो लड़की को रिसीव करता है वो अलग होता है, जिसने लड़की को ट्रेन में बिठाया वो अलग है, जिसने लड़की को उधर में ट्रेन से उतारा वो अलग है। कोई किसी को नहीं जानता। आप अगर पूछोगे कौन लेके गया, और ये जो टीवीज में दिखाते हैं ना कि हमने एक इंसान का चेहरा बना लिया है, होता है ना पोर्ट्रेट बनाना, मैं आपको बोलूं अपने 12 साल में मैं किसी का पोर्ट्रेट नहीं बना पाई। मैं आपको जो सच बात बता रही हूँ, पॉसिबल ही नहीं है इंसान का चेहरा याद रखना। आपके दिमाग में वो चेहरा है, लेकिन आप कैसे उसको कागज में उतारोगे, वो नहीं होता। मेरे से तो नहीं हुआ कभी भी, हो सकता है लोगों से। तो बहुत बार बोला जाता है लड़की को बताओ कि उसका चेहरा कैसा था, उसके बाल कैसे थे, उसका हाइट कैसा था। हाइट बोल सकती होगी, बाल बोल सकती होगी, चेहरा नहीं बोल सकती। और सबसे बड़ी बात है, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि वो नेटवर्क हम कभी नहीं तोड़ पाते। यहां से जो गई है उसको अरेस्ट कर लेंगे, वहां पे जहां पे मिली है वो मिल जाएगा, लेकिन बीच में नहीं मिलता। और ये बीच वाले लोग फिर से नया नेटवर्क बना लेते, तो ये मुद्दा है। एक्टिविज्म जैसे फील्ड में सपोर्टर्स भी मिलते हैं और हेटर्स भी मिलते हैं। आपको कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी बात है, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो लड़की हो, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि गाली दे सकते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था मेरा थोड़े टाइम पहले, जिसमें मैंने बोला था, मैंने हर राज्य के बारे में बोला था भारत के जहां से तस्करी होती थी। अब उस वीडियो को रील्स बना के जो भी हुआ पेश हुआ, उसमें बंगाल आया था। इतने बंगाली लोगों ने मुझे गालियां दिया, ऑडियो मैसेजेस, वीडियो मैसेज, और ऐसी गंदी गंदी गालियां। मुझे तो गाली दिया, मेरे मम्मी को, मेरे घर की औरतों को गाली दिया। बहुत औरतों ने मुझे अटैक्स किए हैं जब मैं रेड पे गई हूँ। बहुत ज्यादा फोन में धमकी आती है, बहुत गंदे गंदे मैसेजेस आते हैं, थ्रेट्स होते हैं, कोर्ट में चाकू दिखाया गया है, गाड़ियों में आग लगी है। एक जगह में नहीं रहती मैं, क्योंकि बहुत धमकी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, पब्लिक फिगर होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो काम करती हूँ ना वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और इसमें मेरे लिए खतरा है लोगों के सामने आना। लेकिन मैं आजकल इतना बोलती हूँ बाहर आके, इसके पीछे कारण है, इससे तो अवेयरनेस हो, एटलीस्ट एक बंदे को पता लगे तो वो तो कुछ कर पाएगा। तो डिफिकल्ट बहुत है। मैं तो बोलूंगी अच्छा किसी एंगल से नहीं है, हर एंगल से बुराई है। क्योंकि जिस तरह का धमकी मिलता है, जिस तरह का गाली गलौज मिलता है, जिस तरह का अटैक्स होने की संभावना है, जिस तरह लोग पहचानने लगे, सब कुछ रिस्की। तो हर जगह में लोग पहचानने लगे हैं, फ्लाइट्स बोलिए, एयरपोर्ट्स बोलिए, कहीं पे बोलिए। तो इससे लाइफ और डबल टेंशन में आ गई है। तो बाहर से बहुत सुंदर ब्यूटीफुल दिखता होगा, बट इन रियलिटी ऐसा है नहीं। इसमें चैलेंजेस बहुत है। मतलब लिटरली हम जब घर से निकलते हैं, मैं जब रेड में निकलती हूँ तो मुझे लगता है हाथ तो एकदम हथेली पे लेके निकले हो, अब पता नहीं आओगे नहीं आओगे। लेकिन एक चीज अच्छी है कि आप जिसके साथ जाते हो, स्पेशली पुलिस आपका सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान देती है, वो एक अच्छी चीज है।
आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, वरना आपका ध्यान कोई नहीं रखेगा। तो ये चीज तो मैं तो बोलूंगी, तो मेरी लर्निंग है इतने सालों में। आज आप जो सोसाइटी के लिए करते हो, आप किसी सुपर हीरो से कम नहीं हो, तो फिर आपको ये मोटिवेशन मिलता कहाँ से है? एक टाइम पे तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, बीच में कोरोना के पहले। लोगों को नहीं पता मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ। अगस्त सितंबर के महीने में तो डिप्रेशन रहती हूँ। एक होता है मैं रेस्ट नहीं लेती, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं जब भी घर चली जाती हूँ जहाँ पे मेरे हस्बैंड रहते हैं, मम्मी है, मेरे को गिल्ट फीलिंग होने लगता है। अरे मैं तो फील्ड में नहीं हूँ, मैं तो फील्ड में नहीं हूँ। आप अगर मुझे बोलेंगे ना एक मेल लिख के दो, और आप मुझे बोलोगे कि आप फील्ड में चले जाओ, मैं फील्ड में चली जाऊंगी, जबकि मैं मेल अच्छा लिख लेती हूँ। ये है कि मेरे को लगता है कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा मेरा प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को नहीं काम करते हैं, मैंने किसी को भेजा, कुछ नहीं हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा मोटिवेट करने का, अब तो मैंने अपने आप को पिछले 4 साल से समझा लिया है कि भाई मैं सबका भला तो नहीं कर सकती। पहले मेरे में बहुत ही होता था यार, वो रेट सक्सेसफुल नहीं हुआ, नींद नहीं आती थी, क्यों नहीं हुआ। फिर मैं अब मैं सोचती हूँ पिछले 4-5 साल से, स्पेशली कोरोना के बाद से, कि भाई मैं सबकी मदद तो नहीं कर सकती, अब जिसकी मदद करूँ मैं अच्छे से करूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरे 2 सेंटर्स हैं जहाँ पे लड़कियां रहती है, एक है असम में, एक है बंगाल में, और एक मैं शुरू कर रही हूँ जहाँ पे लड़कियों को रोजगार का व्यवस्था, ट्रेनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर सब सिखाते हैं हम। मेरा ये है, मैं बहुत बड़ा नंबर नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नंबर अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन नया है, मेरे पास अभी कोई इतना बड़ा फंडिंग नहीं है। मेरा कहना है अगर एक इंसान की जिंदगी आप सुधारो, पर अच्छे से सुधारो, दिखाने के लिए कि भाई मैंने 50,000 लोगों की जिंदगी सुधारी है, बट मैं तो दिखा ही नहीं सकती। पेपर में दिखा दूंगी, लोग आएंगे तो दिख नहीं सकते। तो मेरा वो है कि मैं जितना मेरा कैपेसिटी उस हिसाब से मैं करती हूँ। और मोटिवेशन तो मैं बोलूंगी, मोटिवेट तो नहीं हो पाती मोटिवेट, क्योंकि सबसे बड़ा है कि आप मोटिवेट कैसे करते हो। बस मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, ये एक है मोटिवेट, उससे हो जाती हूँ। अलग अलग लोगों से देखना, हर किस्म के लोगों से बात करना, तो वैसे चलता रहता है। वरना मोटिवेशन अगर आप बोलेंगे तो मोटिवेशन आप क्या होके मोटिवेशन करेंगे, कन्विक्शन नहीं हो रही है। फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा, अभी मैं फिर से विटनेस देने जाऊंगी। फिर क्या बोलते हैं, हर दिन एक लड़की फोन करके बोलती है। अभी जैसे एक केस है, उसके ताया जी के बेटे ने उसकी तस्करी कर दी, लड़की की। अब ताया जी का बेटा हर दिन उसको धमका रहा है, वो जेल था 2 साल, अभी वो निकल गया है। अब हर दूसरे दिन धमका रहा है कि मैं तेरे माँ बाप, तेरे पति को बता दूंगी कि तू तस्करी की शिकार है। लड़की की माँ बोल रही है, आज बोल रही है वो इधर है, कल बोल रहे उधर है, लड़के को पता लग जाएगा। तो मतलब हर मिनट लोग दुख की बात बोलते हैं। तो मैं जब दुनिया में लोग इतने खुश है देखती हूँ तो अच्छा लगता है। बट मैं वही सोचती हूँ कि वो लोग अगर मेरे साथ आके देखेंगे ना, तो तब उनको समझ में आएंगे कि लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं। हम सब लोग, ये नहीं है, वो नहीं है, घर नहीं है, खाना नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है, हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन मैं जहाँ पे काम करती हूँ, लोगों के पास कुछ नहीं है, बाथरूम तो छोड़ दीजिए, लोग टर्पोलिन के अंडर रहते हैं। मैं सोचती हूँ अगर वे लोग इधर चले जाएंगे तो वो तो भगवान को मतलब वो बोलना शुरू कर देंगे हमारी जिंदगी कितनी अच्छी है। तो मुद्दा ये है कि बहुत सारा एक पॉपुलेशन है हमारे देश में या विदेशों में, जहाँ पे भी मेरे फैमिलीज में भी, जिनको समझ में नहीं आता, वो बोलते अरे होता हो, मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये बोल के खत्म करना चाहती हूँ कि हम इंसान ना बहुत ज्यादा सेल्फिश है, हम सब। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब एक्टिविस्ट बनो, सोशल वर्कर्स बनो, ये सब मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हम ना घोड़े की तरह है, हमको सिर्फ सामने दिखता है, हम आसपास नहीं दिखते हैं। मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों को आके मदद करो, और मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा दिखे तो एटलीस्ट रिपोर्ट तो करो, एनोनिमस होके। घर में तो न्याय करो। हमारे घर में जितने लोग काम झाड़ू पोछा करते हैं, हम उनके साथ कितना बदतमीजी से बिहेव करते हैं। उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो हमको बाहर जाके कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हम भगवान को दूध चढ़ाते हैं, हम कोई गरीब बच्चा खाना नहीं खा रहा उसको नहीं देते हैं। तो ये मुझे लगता है इंसान का ना एक बोलता है ना एक सेल्फिश एटीट्यूड है। और मैंने देखा है कि आपको अगर कुछ अच्छा काम करना है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठ के भी कर सकते हो। अगर हर इंसान एक दूसरे इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करे ना, तो मुझे लगता है बहुत चेंज हो सकता एक फाइनल क्वेश्चन, हम जैसे नॉर्मल इंसान आपको हेल्प कैसे कर सकते हैं? है। एक नॉर्मल इंसान, मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, देखिए आपको कोई समाज सेविका बनने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को समाज सेविका मानती नहीं हूँ, मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ मैं समाज सेविका हूँ। मैं वो करती हूँ जिससे मुझे अच्छा लगता है, और मैं इस तरह काम करती हूँ। अगर आपको मदद करना है तो पहले खुद को चेंज करके देखिए, वो सबसे बड़ा चेंज है। हम लोग दुनिया में इतना चेंज करने की बात बोलते हैं, बट अपना व्यवहार सुधारते नहीं है। हम जिस तरह से बुजुर्गों से बात करते हैं, सबको बोल रही हूँ मैं, उसमें अपने आप को भी काउंट करती हूँ। हम लोग अपने घर में जो काम करते हैं उनके साथ कितना कांटेक्ट में रहते हैं, हम अपने बच्चों के साथ। मेरे पास अब बहुत केसेस आ रहे हैं, सारे बच्चे मोबाइल में हैं, माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, माँ बाप बच्चों को एक्सपेंसिव कपड़े देते, एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं। एक बच्ची थी जिसका फोटो क्लिक करके पॉर्न साइट में चले गए,
क्योंकि वो सारा टाइम फोन रहती थी और कोई सॉफ्ट पॉर्न आ रहा था। तो मैं सबको बोल रही हूँ कि आसपास जो भी चीजें होती है ना, थोड़ा प्रेजेंट में रहिए सब लोग। वर्चुअल दुनिया ऐसी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम सब लोग सारा टाइम फोन में रहते हैं, उसमें मैं अपने आप को भी काउंट करूंगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको किसी की मदद करनी है, आपको फील्ड में उतरने की जरूरत नहीं है, बस एक फोन कॉल कर दीजिए, थोड़ा सतर्क रहिए, बहुत क्राइम प्रिवेंट हो सकता है। और अगर किसी भी तरह आपको मेरे से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, लेकिन जुड़ने के बाद ये मत सोचिए कि मैं आपको रेड में ले जाऊंगी। बहुत ज्यादा लोग मेरे पास मैसेज और कॉल करते रहते हैं कि रेड में ले जाना। देखिए, रेड में जाना बहुत खतरनाक है, मेरे ऊपर बहुत अटैक्स हुए हैं, बहुत चैलेंजेस मैं देखती हूँ, अभी भी मेरे को धमकियां और थ्रेट्स आते हैं। मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगी कि जो भी प्रिविलेज लोग हैं, प्लीज सोचिए कि आप लोग जिस सिचुएशन में हैं और जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, उनमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर आप हेल्प करना चाहते हैं किसी को भी, तो किसी भी लेवल में हेल्प कर सकते हैं। हेल्प सिर्फ पैसे देके हेल्प करना नहीं हुआ, कोई भी हो सकता है। किसी को पढ़ाना हो गया, किसी के सपोर्ट करना हो गया, किसी को मोटिवेशन देना वो भी हो गया। मतलब वही है कि आपके कैपेसिटी में है जो, वही करिए। बस इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू।